यादव, उपेंद्र तुम संघर्ष करो, उपेंद्र तुम संघर्ष करो, उपेंद्र तुम संघर्ष करो, उपेंद्र तुम संघर्ष करो। बेरोजगारों का आज धरने को चौथा दिन। उपेंद्र की स्वास्थ्य में गिरावट लगातार जारी है। मैं खुद अभी एसएमएस हॉस्पिटल जाके आया हूं, उनसे मिल के आया हूं। बीपी शुगर उनका बहुत लो चल रहा है। भगवान ना करे किसी प्रकार की कुछ प्रकार की घटना घटित हो जाए। अभी तक सरकार के पास में ये समय है कि सरकार समय रहते चेत जाए। बेरोजगार अगर एक बार उठ गया तो सरकार को कहीं लेने के देने ना पड़ रह जाए, क्योंकि 5 अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे थे। उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे है, कैसी तबीयत है उनकी। हाँ जी, हमारे साथी लोग भाई उपेंद्र यादव जी पिछले 4 दिन से लगातार कंटिन्यू अनशन पर हैं और उनकी स्थिति थोड़ी सही नहीं है। अभी उनको आईसीयू में 103 नंबर में भर्ती कर रखा है और कुछ समय पहले ट्वीट भी आया उनका, बताया गया है कि उन्होंने दवाई लेना ही बंद कर दिया है। सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है और उनके जाने के बाद हॉस्पिटल, उसके बाद हमारे 5 साथियों ने अनशन, आमरण अनशन के रूप में चालू कर दिया है, जिसमें हनुमान जी, दीपक बयाना जी, मदन मोहन जी और कुलदीप जी और मैं खुद जेपी शर्मा, हम 5 साथी लोग उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी मांगों को माना जाए और परिणाम दिया जाए हमारे लिए। आपके अनशन को आज दूसरा दिन है, आपका स्वास्थ्य कैसे है? हाँ, अभी तो स्वास्थ्य हमारा ठीक है। हमारे एक साथी हनुमान जी, उनका थोड़ा स्वास्थ्य हल्का चल रहा है, वो लेटे हुए हैं और सिर में दर्द भी, थोड़ी बेचैनी हुई है उनके। वैसे मेडिकल टीम भी आई थी आज, मेडिकल आई थी, उन्होंने जाँचें भी लिखी हमारी और चेक करके देखा तो मेरा और दीपक जी का तो बीपी वगैरह सही आया था। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन सरकार से हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारी बात को जो नेताजी ने रखी है, हमारी 21 सूत्री मांगे, उनको माने और परिणाम के रूप में दें। बार बार आश्वासन दिया जाता है। हमारे साथी पिछले 100 दिन से कंटिन्यू, अब वर्तमान में हमारी एक टीम वीकेंड धरना दे रही है और हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा परिणाम देखेंगे हम लोग, आश्वासन नहीं देख पाएंगे। अब सरकार से केवल परिणाम की आशा है, आश्वासन बहुत खेल लिए। क्या लगता है सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता हुई? अभी तक तो सरकार नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए हैं, बार बार उपेंद्र भाई को अपना अनशन तोड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र भाई ने यही कहा है कि हमें बार बार आश्वासन नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। क्योंकि पीछे भी जब मंत्रिमंडल के सदस्य आकर अपनी बातों से मुकर जाते हैं तो क्या करें इन बातों का। कौन सी भर्ती से है मैम आप? स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के जो कम किए गए हैं 14% का पद उसके लिए हैं। उसमें इसके रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि कातरगढ़ जनसभा में उपचुनाव में ऑलरेडी शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया हुआ है, तो अगर इसका खामियाजा अगर अभी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी है तो आने वाले उपचुनाव को देखते हुए वो जो वादे पिछले उपचुनाव में किए हुए वो पूरे नहीं किए, तो अब की बार वो क्या करेंगे? तो वहाँ जाकर उनको वादे करने भी नहीं चाहिए और अगर उपचुनाव में उनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कातरगढ़ सुजानगढ़ उपचुनाव में उनका मनोज मेघवाल जी को भेजने के लिए प्रचार प्रसार किया था, तो जब हम विल्लभ नगर उपचुनाव में भी उनके विरोध में भी हम कर सकते हैं प्रचार प्रसार। उपचुनाव में सरकार के विरोध की बात भी चली। मैम, उपेंद्र के स्वास्थ्य में आज सुधार नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अनशन लगातार उनका जारी है। जी सर, मैं खुद उनको देख के आई हूँ, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट है जो पहले दिन यहाँ पर हमारे साथ। बिल्कुल 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 वही है और उन्होंने बिल्कुल हमें ये कहा है कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मरते दम तक तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन से कोई दबाव आया यहाँ पर? जी सर, अभी हमारे जब उपेंद्र जी यहाँ बैठे थे तब भी उन्हें बार बार उठाने के लिए यहाँ पर आया गया था और रात को 12 बजे भी यहाँ से प्रशासन से बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमारे उपेंद्र भाई को यहाँ से लेके गए हैं उसके बाद भी हमारे भाई लोग और भी बैठे हैं और उनके साथ हम बहनें भी साथ में बैठने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हैं। ये ना समझे सरकार कि जिस तरह से उपेंद्र भाई यहाँ से चले गए हैं तो पीछे से हमारे जो हज़ारों पीछे जो साथी भाई बैठे हैं, यहाँ जो बहनें बैठी है, हम भी उसी तरह से बिल्कुल बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सरकार को। सर, मैं रीट 2018 वेटिंग से हूँ और हमारा आउटर का जो मामला था वो भी अटका हुआ है। हमारे सभी साथी भाइयों का जो मामला है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि उपेंद्र भाई ने जो 21 सूत्रीय मांगे जो रखी है उनको मान लिया जाए और उनका जो भी जिन भी भर्तियों का जो भी निस्तारण है पूरी तरह से किया जाए। किस भर्ती से मैम? रीट 2018 से हूँ सर। क्या है मांगे उसमें आपकी? बस हमारा सारा काम हो चुका है सर, बस ये है कि हमको स्कूल में भेजना बाकी रह गया है।
हमारे साथ के जो बंदे हैं वो सब लग चुके हैं। 30% लोग, सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो मतलब स्कूल उनको उनकी रोक दी गई है। तो हमको एक अवसाद, मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। अब तो घर वालों ने भी साथ देना छोड़ दिया है। तो हमारी ये सरकार से यही मांग है कि जो उपेंद्र यादव भैया ने हमारे लिए 21 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे अनशन कराया, उन सभी मांगों के अंतर्गत हमारी मांग को भी और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। एक अनशनकारी से और बात करते हैं। कैसा है सर आपका स्वास्थ्य? कुछ बोलने की स्थिति में है आप? अगर बोल सके तो आराम से। सुबह तो डॉक्टर की टीम आई थी, स्वास्थ्य ठीक था जी, लेकिन अभी सर दर्द हो रहा है, थोड़े छाले से हो गए हैं। सर दर्द हो रहा है तो मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ जी कि उपेंद्र जी भाई साहब ने जो 21 सूत्रीय मांगे रखी है वो ऑन द स्पॉट पूरी होने वाली मांगे हैं। और जो मंत्रियों ने समझौते कर रखे हैं, मंत्रियों ने सिग्नेचर करके कमेटी बना रखी है, वो मांगे उपेंद्र जी भाई साहब मांग रहे हैं। कल पुलिस प्रशासन ज़बरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन हमारे बेरोज़गारों के मसीहा उपेंद्र जी भाई साहब ने हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज लेना बंद कर दिया है। और मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कितने बेरोज़गार, कितने उपेंद्र यादव को दबाओगे? कल यहाँ से जैसे ही आप उठा के ले गए, यहाँ 5 उपेंद्र यादव पैदा हो गए। और यदि ये 5 उपेंद्र यादव को आप और उठा के ले जाओगे तो 5 लाख उपेंद्र यादव पैदा हो जाएंगे। मैं भी उपेंद्र यादव। सरकार को खुली चेतावनी, एक उपेंद्र को लेके गए 5 बैठ गए, 5 को लेके जाओगे 5 लाख उपेंद्र यहाँ हो जाएंगे। किस भर्ती से सर आप? सर मैं रेट 2018 से हूँ। 9 माह हो गए हमारे स्कूल आवंटन हो चुके हैं, मैं स्कूल पोस्टिंग दे दी गई है। और हमारा 90 दिन से धरना बीकानेर निदेशालय के सामने चल रहा है और वहाँ भी चल रहा है। और यहाँ इस धरने में भी हम भाई उपेंद्र को सपोर्ट करने आए हैं। भाई उपेंद्र की तबीयत नासाज है, 4 दिन है उनका। और कल से हमारे 5 दोस्त और यहाँ पे धरना स्थल पर बैठ गए। हम माननीय आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि हम अशोक गहलोत सरकार को संवेदनशील सरकार मानते हैं, लेकिन अब कतई नहीं लग रही कि ये सरकार संवेदनशील है। हमें 5 दिन हो गए, कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमें आके हमारे भाई की जो 21 सूत्री मांगे हैं उन पे आके कोई भी विचार नहीं कर रहा है। और कोई भी नुमाइंदा अभी तक प्रशासन की तरफ से हमारे सामने नहीं आया है। और धीरे धीरे हालत खस्ता हो रही है। और अभी हमें एक उपेंद्र, अभी 5 भाई गए हैं, अगर इनकी भी होगी हम 50 तैनात होंगे और हमारा आंदोलन यथावत चालू रहेगा। पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार का दबाव? अभी तक तो कोई दबाव नहीं आया सर। उपेंद्र को हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में दबाव तो नहीं बना, ये कहना है। एक और फार्मासिस्ट भर्ती से हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजकुमार फ्रॉम, मैं झुंझुनू से हूँ। हमारी भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद 5 बार हमारी एग्ज़ाम डेट दी गई, उसके बाद बारी बारी से रद्द कर दी गई। और पिछली बार धनतेरस के दिन, देखो टाइम देखो इन्होंने कौन सा टाइम स्पेशल चुना है जी, उन फार्मासिस्टों के लिए जिन्होंने संसार को कोविड वैक्सीन दिया था उस टाइम पे। धनतेरस के दिन उन्होंने हमारी भर्ती को निरस्त कर दिया गया। उन्हीं फार्मासिस्टों की पिछली दिवाली भी काली थी। अब हमने टाइम भी स्पेंड कर दिया, काफ़ी हमने संघर्ष भी किया, आंदोलन भी किए, धरने भी दिए, ज्ञापन भी पहुंचाए मंत्रियों से, इनसे विधायकों से डिज़ायर भी लिखवाए। फिर वही दिवाली का टाइम आ गया है, 11 महीने निकल गए। क्या पता हमारी तो उसी वही लग रहा है कि ये दिवाली भी काली जाएगी। ये सरकार यहाँ तो हमें मना कर दे कि आपकी कोई भर्ती नहीं होगी, ताकि हम अपना कोई धंधा पानी रोज़गार कुछ तो करें। आज हम मानसिक डिप्रेशन में इतना हैं कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकल कुछ रहा है, भड़ास है अंदर पूरी। और ये सरकार है असंवेदनशील सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार। लोग बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब तो गांधीवादी हैं, तो वो गांधीवादी हैं तो उनका कोई नुमाइंदा आज तक यहाँ आया क्यों नहीं? क्या उनको पता नहीं है? और ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है राजस्थान का जो टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया के संपर्क में नहीं है और उसको उस आंदोलन का पता नहीं है, इस मुहिम का पता नहीं है? मुख्यमंत्री जी को क्या ये पता नहीं है कि अपने बड़े भाई साहब उपेंद्र यादव SMS में ICU में सीरियस कंडीशन में भर्ती हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है फिलहाल वो, अभी हम के आए हैं, आप वहीं थे उस टाइम पे। उनका शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल 40 आ रहा है। क्या होता है उस टाइम पे? कभी भी इंसान कोमा में जा सकता है। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, M फार्मा पास आउट स्टूडेंट हूँ। भाई मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो हमने भी पढ़ा है। अब उपेंद्र यादव के साथ अगर मैं मानता हूँ कि कोई हादसा हो गया तो पूरे राजस्थान में घर घर से उपेंद्र यादव निकलेगा। जिम्मेदार कौन? ये सरकार।
भाई उपेंद्र यादव के साथ समझौता हुआ था पिछली साल 23 फरवरी को। 4 हमारी उन्होंने मांगे मान ली थी, लिखित में दे दिया था, मंत्री जी के साइन हो गए थे, सुभाष जी गर्ग के, राजेंद्र, मैंने भी धरने पर, हाँ मैं भी वहीं था, उन्होंने लिख के दे दिया 12:30 बजे। आज तक कहाँ है उस समझौते का? क्या हुआ उस कमेटी का? वो तो बोलते हैं कि मैं तो एक मेंबर हूँ। अगर सर आप मेंबर हो तो आप इस्तीफा दे दो, आप विधायक के लायक भी नहीं हो। अगर ये सरकार आपकी कोई बात नहीं मानती है, फिर आप लगाते हो कि चिकित्सा राज्य प्रभारी मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी। क्या मतलब है श्री सुभाष गर्ग जी का? फिर छोड़ो ना आप राजनीति, अगर आपके अशोक गहलोत जी सुनते ही नहीं है तो काहे कि आप मंत्री जी हो। और हमें तो ये कह दो, मैं कोई राजनीति के व्यक्ति नहीं हूँ ना, मेरा कोई मतलब, मेरा तो मतलब ये है कि मेरा मंसूबा ये है कि मैं भर्ती हो जाऊं बस कैसे भी, फार्मासिस्ट भर्ती में, और मेरा कोई अहम ही नहीं है। ये बेरोजगार अन्य साथी हैं, 21 भर्तियां हैं सभी की, किसी की कोई भर्ती है, किसी को, सभी दुखी हैं, तभी तो ये सब विनती कर रहे हैं, कोई ये पत्थर नहीं बरसा रहे हैं, ये अब विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, कभी यज्ञ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं, कभी वंदना कर रहे हैं उनसे, फिर ये नहीं सुनती है तो फिर क्या चाहेगी? चर्चित भर्तियों में से एक भर्ती आपकी है, कई बार फॉर्म भर दिए गए, परीक्षा की तारीख दे दी गई, अब भर्ती निरस्त कर दी गई, भर्ती संविदा से लेने पे लग गई, संविदा पे लेने, उनको नंबर एक्स्ट्रा बोनस नंबर। सर मैं संविदा के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। सारे संविदा वाले, मेरे फार्मासिस्ट जो संविदा वाले हैं वो मुझे बाई नेम से जानते हैं, मेरी बाई शकल से जानते हैं। उनको 30% दे दिया पर ईयर, 10% के हिसाब से 100 नंबर का पेपर आएगा, उनमें 30 नंबर उनको फ्री मिल रहे हैं। फिर उनको करना क्या? 40% पासिंग क्राइटेरिया लाना है उनको, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में 40% नंबर नहीं ला सकते, तो फिर वो डूब के मर जाने के लायक है। वो नौकरी में क्या कर देंगे? क्या वो सरकार के साथ जिम्मेदारियां निभाएंगे? क्या लगता है किसका दबाव है आपकी भर्ती पर पूरा? कोऑपरेटिव संविदा वालों का और लोकल जोधपुर वालों का। लोकल जोधपुर के होंगे कोई चुनिंदा, सीएम साहब भी वहीं से आते हैं, तो वहीं से, और ये प्रेशर सिर्फ सीएम साहब के ऊपर है। अब सीएम साहब के पता नहीं अधिकारी ओएसडी, उनमें इतनी अक्ल नहीं है, क्या नहीं है, वो सीएम साहब को सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। भाई मैं तो वहाँ तक जा नहीं सकता, एक किसान का बेटा हूँ, और ये सरकार वैसे किसान की हितैषी बता रही है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे भी फार्मा एम फार्मा मेरे पापा ने लोन लेके करवाया है खेती। कितने पैसे लगे आपके दोनों डिप्लोमा करने में? 11 लाख। दोनों डिप्लोमा नहीं है, डिग्री प्लस मास्टर डिग्री, पीजी। 11 लाख। कोई रोजगार नहीं है मेरे पास आज। इस भर्ती से पहले मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट की थी 25,000 में, इस भर्ती के चक्कर में वो भी छूट गई। अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं बना, कौन लेगा? और फार्मासिस्ट भर्ती अगर मेरिट से हो भी गई ना, मैं आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ कुलदीप जी, इन संविदा वालों भाइयों का, हम इनका बुरा नहीं चाहते। मैं मेरी एजुकेशन की कसम खा के बोलता हूँ, ये हमारे सीनियर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हम इनका कहीं बुरा नहीं चाहते। इनको 10, 20, 30% मिल रहे हैं। जैसे जैसे हमारी भर्ती की एग्ज़ाम डेट आगे खिसकी, हमें नुकसान हुआ, इनको उल्टा फ़ायदा हुआ। अगर कोई समझदार संविदा वाला होगा ना तो वो मेरी बात समझ जाएगा। क्या फ़ायदा हुआ कि 10% वाले के भी 30%